गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें डाउट सेशन स्टेशनरी वेव्स में से क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, मैं अभी आपके सामने पढ़ रहा हूं। ए सोनोमीटर वायर इज इन यूनिसन विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क। मतलब एक सोनोमीटर वायर है और वो वाइब्रेट हो रहा है ट्यूनिंग फॉर्क के साथ, ठीक है। Stretched by a weight of specific gravity 9. Stretched by a weight of specific gravity 9. Then on completely increasing the weight in water, मतलब कि ये हुआ कि यहां पर इंक्रीजिंग दिया है प्रॉब्लम में, वहां आपने इमर्सिंग करना है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। सोनोमीटर वायर पे जो वेट लगा है आपको उसको वाटर में इमर्स करना है, तो देन वायर प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड विद द फॉर्क। यानी सोनोमीटर वायर फॉर्क के साथ 4 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ऐसा है देन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क, ठीक है। फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको यहां पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये आपका सोनोमीटर है, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं यहां पे। ये आपका सोनोमीटर है, ये इसके होल्स है, इसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं। यहां पे ये फिक्स एंड है, यहां पे आपके 2 ब्रिजेस लगेंगे, यहां पे आपका पुल्ली लगा होगा और ये पुल्ली के नीचे यहां पर ये वेट लगा है, ठीक है। और यहां आपका स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रहा है। ये आपका स्मॉल डायग्राम। अब इसके बाद में यहां पे सबसे पहले ये जो वेट है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू आपको गिवन है 9। जब ये वेट एयर में प्लेस है तब। फिर उसके बाद में इस वेट को आपने कहां रखा? इस वेट को आपने वाटर में इमर्स कर दिया। वाटर में इमर्स करने के बाद वायर ट्यूनिंग फॉर्क के साथ में बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज योर बीट फ्रीक्वेंसी। वो दिया है 4 बीट्स पर सेकंड, दैट इज 4 हर्ट्ज। अब हमें यहां पर क्वेश्चन पूछा है, नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क। फॉर्क का फ्रीक्वेंसी क्या है ये आपको यहां पर पूछा हुआ है, ठीक है। ये हमें दिया है। तो इस प्रॉब्लम में, ये स्पेशल प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में आपको यहां पर क्या करना है ये ध्यान में रखिए। सबसे पहले जब ये वेट सिर्फ एयर में है, ये वाटर टैंक नहीं है, यहां पे वेट एयर में है, उस समय पे लेट N1 ये हो गया आपका इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क, ठीक है, जब वेट एयर में है। उसके बाद में जब इस वेट को आपने वाटर में इमर्स किया, उस समय पे आपका फाइनल फ्रीक्वेंसी ये गिवन है। फिर उसके बाद ये वेट जब एयर में है तो W1 लीजिए आप, वेट बॉडी का इन एयर, यानी ये वेट ही एक बॉडी है। और फिर जब आपने ये वेट यहां पे वाटर में जब इमर्स किया तो दैट इज वेट ऑफ बॉडी इन वाटर,
ठीक है। फिर हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेट ऑफ बॉडी इन वाटर एंड देयरफॉर W1 minus W2 that is loss of weight of body in water। ये यहां पर आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो यहां पर फॉर्मूला यूज करना है। सो वी हैव, ठीक है, यहां पर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू, यहां पर आएगा weight of body in air upon में loss of weight of body in water। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू आपको मेंशन है 9। सो इट इज a ratio of similar quantity, therefore it has no unit, ठीक है, only number, magnitude। Now weight of body in air, that is W1, loss of weight of body in water, देखिए यहाँ पे W1 minus W2, ये आपका loss of weight of body, तो आपका फॉर्मूला ये बन गया 9 equals to W1 upon W1 minus W2। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 से ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसा रिलेशन है। उसके बाद में यहाँ पे 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9W1 minus 9W2 which is equals to W1। फिर ये W1 इधर लेकर जाइए, माइनस 9W2 इधर लेकर आइए, 9W1 minus W1, ये माइनस का इधर आया तो प्लस हो गया, ठीक है। ये 9 में से 1W1 गया यानी 8W1 which is equals to 9W2, ये इधर गया, ये वेट 9 इधर जाएगा, ठीक है। सो 8 इधर जाएगा, W1, ये W2 उसके नीचे which is equals to 9/8। ये अभी हमें यहां पर गिवन है, W1 upon W2 equals to 9/8। नाउ अब इनिशियल फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा रिलेशन क्या होगा? 1/2L अंडर रूट में T/m, ठीक है। तो यहां पर रिलेशन में आएगा T1, ठीक है। ये टेंशन वेट ऑफ बॉडी के बराबर रहेगा एंड N2 होगा 1/2L अंडर रूट में T2/m, ठीक है। ये हो गए हमारे दो रिलेशन जो हमें यहां पर गिवन है। अब इसके बाद में यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको आप डिवाइड करिए। सो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 वी गेट, यहां पे डिवीजन करना है आपने, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां पे अगर डिवीजन किया तो आपको क्या मिलेगा, देखिए अगर ऐसा डिवीजन साइन दिया 1/2L कैंसल, m और m कैंसल, सो देयरफॉर N1/N2 which is equals to अंडर रूट में T1/T2, ये ऐसा आपको रिलेशन मिलेगा, ठीक है। ये स्टेप हमने डायरेक्टली किया हुआ। अब ये जो टेंशन है T1 यानी वेट ऑफ बॉडी इन एयर के बराबर लिखेंगे, और ये T2 यानी लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर उसके बराबर लिखेंगे। सो विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट में W1/W2, ठीक है। सो अभी हमारे पास में रिलेशन में क्या आएगा बताइए। सो देयरफॉर N1/N2 इक्वल्स टू यहां पर आएगा अंडर रूट में 9/8, ये दिखने में ऐसे होगा। अब ये 9 यानी हो गया 3 और 8 यानी 2√2, 2 into 1.414, यहां पे ये N1/N2। नाउ ये N1/N2 equals to 3/2.828।
अब आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.828 n1 विच इज इक्वल्स टू 3 n2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आप इस रिलेशन को देखिए ना, आपको ये दिया है 2.8 टाइम्स फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ सेकंड फ्रीक्वेंसी। मतलब पहले फ्रीक्वेंसी का 2.8 टाइम्स दूसरे फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स के बराबर है। दैट इज हम ये कहेंगे n1 इज ग्रेटर देन n2, क्योंकि n1 का 2.8 टाइम्स n2 के 3 टाइम्स के बराबर है, तो इसीलिए n1 इज ग्रेटर देन n2 दिया है। सो देयरफॉर n1 माइनस n2 विच इज इक्वल्स टू आपका होगा बीट फ्रीक्वेंसी। नाउ अब आप यहां पे रिलेशन लिखिए n1 माइनस n2 इक्वल्स टू बीट फ्रीक्वेंसी आपको स्टार्टिंग में गिवन है 4। अब आप यहां पर n2 इधर लेकर आइए, 4 इधर लेकर जाइए। सो n1 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू n2। अब ये n2 का वैल्यू हो गया, तो यहां पे ये n2 का वैल्यू आप यहां पर पुटअप करिए। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा फिर हमको यहां पे 2.828 n1 विच इज इक्वल्स टू 3 और n2 की जगह पे ये लिखना है n1 माइनस 4। अब यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3n1 माइनस 12 2.828 n1, क्योंकि मुझे n1 निकालना था इसलिए मैंने n2 को n1 के टर्म में लाया। अब ये इधर लेकर आइए और माइनस 12 उधर लेकर जाइए लेफ्ट हैंड साइड, ये प्लस 12 हो गया। फिर यहां पे ये 3n1 और ये n1 का वैल्यू इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब ये 12 एज इट इज, यहां पे ये n1 एज इट इज 3.00 है, तो यहां पे अभी आप 2.828 10 minus 8 2 9 minus 2 7 9 minus 8 1, ये 0, यानी ये हो गया 0.172 n1। अब आपको ये n1 चाहिए, दैट इज द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉल जिससे वो सोनोमीटर वायर वाइब्रेट हो रहा है, तो ये इधर जाएगा। सो दिस इंप्लाइज n1 इक्वल्स टू 12 अपॉन 0.172। आपको इसका डिवीजन करना है और फाइनली आपको n1 का आंसर मिलेगा, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 34 जो यहाँ पे डिफिकल्टी में था। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 44। नाउ 44 नंबर का क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, देखिए। A sonometer wire is in unison with a tuning fork of frequency 125 Hz। यानी सोनोमीटर वायर का जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ठीक है, when it is stretched by weight, और वो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 125 हर्ट्ज। अब आपको ये कहा गया है इसी सेम प्रॉब्लम के समान, when the weight is immersed in water, जैसे आप ये वेट वाटर में इमर्स करते हो तो फ्रीक्वेंसी यहां पर दिया हुआ है आपको 8 बीट्स पर सेकंड सुनाई आ रहा है, मतलब कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 8 बीट से कम होगी। अगर ऐसा है तो आपको यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वेट निकालने के लिए कहा है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। ठीक है, नाउ आप देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 44 में ये आपका वेट है जो पुल्ली पर से लगा हुआ है, ये वेट। ठीक है, अब यहां पर ये जो वेट है ये वर्टिकली हैंगिंग है, तो व्हेन वेट हैंग्स vertically
नॉन सोनोमीटर वायर, उसका फ्रीक्वेंसी मेंशन किया गया है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज, उसका फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 125 हर्ट्ज। आपको कितना फ्रीक्वेंसी गिवन है? 125 हर्ट्ज। दैट इज N1 इक्वल्स टू 125 हर्ट्ज। ये N1 हो गया। अब इस वेट को सेकंड कंडीशन में आपने रखना है वाटर में, लाइक दिस। ये वेट को अभी आपने वाटर में रख दिया, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? When weight is immersed in water, आपको 8 बीट्स पर सेकंड सुनाई आ रही है, तो आप यहां पर लिखेंगे 8 बीट्स पर सेकंड आर प्रोड्यूस्ड, therefore न्यू फ्रीक्वेंसी इज। फिर नया फ्रीक्वेंसी 8 बीट से कम होगा। हमें कैसे पता चला? क्योंकि N2 वेट ऑफ बॉडी कम हो जाता है जब आप वाटर में उसको डालते हैं। सो N2 यहां पे रहेगा, N2 इक्वल्स टू N1 में से 8 बिट्स माइनस करने होंगे, ठीक है। तो N1 कितना है? 125 माइनस यहां पर 8, यानी ये हो जाएगा 117 N2 हो गया। अगर ऐसा है तो उन्होंने कहा है कि यहां पर जिस वेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये अभी आपको यहां पर निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी रिलेटिव डेंसिटी होती है, और डेंसिटी के लिए हम रो यूज करते हैं। कल प्रॉब्लम नंबर 43 में आपको ये बताया था मैंने। नाउ वी हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन है, N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू अंडर रूट में रो अपॉन रो माइनस 1, ये रिलेशन। अब इसमें रो यानी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आपको यहां पे ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, यानी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। अगर हम स्क्वेयरिंग करते हैं तो आपको यहां पर क्या मिलेगा बताइए? दोनों साइड पे अगर स्क्वेयरिंग करते हैं तो यहां पे N1 है 125 अपॉन 117, उसका स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रो अपॉन रो माइनस 1। ये अभी आपका यहां पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब यहां पे इसको आपने सॉल्व करना है, ये इसका ये करना है आपने। सॉल्व करने के बाद में आपका जो डिवीजन आएगा वो आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। तो इसका डिवीजन आता है 1.068, ठीक है। लॉग से आपको ये कैलकुलेशन करना है, उसका स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रो अपॉन रो माइनस 1, ठीक है। फिर 1.068 का स्क्वायर रूट आप लीजिए, ठीक है। वो आएगा आपका 1.141 विच इज इक्वल्स टू रो अपॉन रो माइनस 1, ठीक है। ये स्क्वायरिंग करना है लॉग ए इंटू लॉग बी करके। फिर यहाँ पे अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.141 रो माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू रो। अब ये ब्रैकेट से इधर मल्टीप्लाई करो, 1.141 रो माइनस 1.141 विच इज इक्वल्स टू रो। अब ये वैल्यू इधर लेकर आइए और रो इधर लेकर जाइए, 1.141 रो माइनस रो विच इज इक्वल्स टू 1.141। यहां पर बचेगा 0.141 रो विच इज इक्वल्स टू 1.141। सो रो इक्वल्स टू ये वैल्यू इधर आएगा 1.141 अपॉन में 0.141। इसका आप डिवीजन करिए और आपका फाइनली यहां पे आंसर आएगा, और वो आंसर जो है वो रो का आंसर होगा विदाउट यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 62। अब ये क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? ए मीटर लॉन्ग ट्यूब
मतलब आपके पास में एक ट्यूब है जो कि मीटर लॉन्ग है, यानी उसका लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। ओपन एट वन एंड, यानी ये ट्यूब ओपन है एक तरफ से, विद ए मूवेबल पिस्टन एट द अदर एंड, और उसके दूसरे एंड पे क्या है, मूवेबल पिस्टन है। शोज रेजोनेंस विथ ए फिक्स फ्रीक्वेंसी सोर्स, ठीक है। और ये जो पाइप जो है या ट्यूब, ये रेजोनेंस फॉर्म कर रहा है विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये दिया है when the tube length is 25.5 सेंटीमीटर और 79.3 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 340 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी तब मिल रहा है जब ट्यूब का लेंथ कितना बचेगा एयर कॉलम का, 25.5 सेंटीमीटर या 79.3 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो आपको यहां पर ये कहा गया है कि एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब आपको यहां पर क्या निकालना है, यहां पर आपको निकालना है स्पीड, यानी कि v का आंसर यहां पर फाइंड आउट करना, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको यहां पर ये ट्यूब निकाल के दिखा, ये आपका ट्यूब है जो एक तरफ से ओपन है, ठीक है। ये इसका लेंथ है, इसका लेंथ आपको मेंशन किया गया है, ये ट्यूब का लेंथ है 1 मीटर। ये ट्यूब एक तरफ से ओपन है और दूसरे तरफ से यहां पर है पिस्टन, ठीक है। ये यहां पे पिस्टन लगाया गया, ये पिस्टन हो गया यहां पे, ये पिस्टन यहां पे लगाया गया। मतलब ये ट्यूब एक तरफ से क्लोज है, ये ट्यूब एक तरफ से क्लोज है। मतलब यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिंस ट्यूब इज open at one end and piston at another end, it behaves as a pipe closed at one end, ठीक है। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है कि जैसे ये पाइप एक तरफ से क्लोज है और दूसरे तरफ से ओपन है, क्योंकि इस ट्यूब में एक तरफ से पिस्टन है जो ट्यूब को क्लोज कर रहा है और दूसरे तरफ से ओपन एंड है, तो ये क्लोज पाइप के समान बिहेव कर रहा है। अब क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि यहां पर रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है विद ए फिक्स फ्रीक्वेंसी, मतलब यहां पर जितना एयर कॉलम है वो वाइब्रेट हो रहा है और वहां पे फ्रीक्वेंसी है 340 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना है वहां पे, 340 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है। मान लीजिए ये इतना एयर कॉलम है, ये वाइब्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, आपको ये n गिवन है यहाँ पे 340 हर्ट्ज। जब एयर कॉलम का लेंथ कितना है, यहाँ पे एयर कॉलम का लेंथ आपको यहाँ पे गिवन है, एक तो 25.5 और 79.3 सेंटीमीटर। इन दोनों एयर कॉलम के लेंथ पे देखिए इतना पिस्टन है, तो बचा हुआ जो है इतना एयर कॉलम है, इतने लेंथ पे 5.5 सेंटीमीटर ये लेंथ हो सकता है, ये 79.3 सेंटीमीटर। इन दोनों लेंथ पे वही सेम फ्रीक्वेंसी आ रही है। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी आपको यहां पर क्या निकालना है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी v का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब आपको यहां पर
ये दिया है ब्रैकेट में ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फॉर्म कर रहा है, यानी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे क्लोज एंड पे एंटी नोड मिलेगा, क्लोज एंड पे नोड पॉइंट होगा और ओपन एंड पे होगा एंटी नोड पॉइंट। ठीक है, तो वाइब्रेशन में यहाँ पर ये ऐसे दिखेगा लाइक दिस फंडामेंटल मोड में, यानी आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि सेंस ट्यूब गेट रेजोनेट विथ फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज। ठीक है, इतने फ्रीक्वेंसी से ट्यूब क्या हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है। सो देयरफॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यहां पे इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो अभी हमें यहां पर दिया हुआ है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये तो है n, ठीक है, एंड देयरफॉर n इक्वल्स टू होगा v अपॉन 4l। ठीक है, ये पाइप क्लोज एट वन एंड का फॉर्मूला है। पाइप क्लोज एट वन एंड के फॉर्मूला में क्या लिखा जाता है, n इक्वल्स टू v अपॉन 4l, ये हमारा यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, नाउ अब आप यहां पर क्या करिए, ये जो लेंथ है ये लेंथ आप उधर लेकर जाइए। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ये लेंथ इधर लेकर गए तो हमारे पास में यहां पे रिलेशन बनेगा। ठीक है, ये रिलेशन लास्ट में हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम वेवलेंथ यहां पर L1 ये लेंथ अगर लेते हैं तो नोड टू एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कवर होता है, और नोड टू एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस यानी क्या होता है, लैम्बडा बाय 4। नाउ ये 4 इधर लेकर जाइए, सो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या आएगा, 4L1। ठीक है, अब यहाँ पे ये L2 भी आप ले सकते हो यहाँ पे। नाउ ये 4 इंटू L1 का वैल्यू कितना है आपके पास, 25.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 4 5 20 22, यहाँ पर 4 2 8, ये आएगा 102 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया आपका लैम्बडा, दैट इज 1.02 मीटर, ये आया लैम्बडा। अब इसके बाद आपको निकालना क्या है, देखिए v। तो v का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दैट इज v इक्वल्स टू n लैम्बडा। क्योंकि ये फंडामेंटल मोड में है तो वेवलेंथ आपके पास आ गया। अब n का वैल्यू इवन है, डायरेक्टली 340 इंटू लैम्बडा का वैल्यू 1.02, इसको आपने सॉल्व करना है, आपका वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम नंबर 64। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम नंबर 64 क्या है, ये अभी हमें यहां पर जानना है। ठीक है, अब आपको ये दिया है the fundamental frequency of an air column in a pipe close at one end. Fundamental frequency of an air column in a pipe close at one end is in unison with third overtone of an open pipe. ठीक है, थर्ड ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप। मतलब ये हुआ कि ये पहला पाइप आप ले लीजिए, ये आपका क्लोज पाइप हुआ, और ये इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, यानी यहां पर ये ऐसा होगा देखने में। ठीक है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज एनसी। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, एक ओपन पाइप, दोनों तरफ से ओपन पाइप निकाला है आपने। ठीक है, और ये ओपन पाइप थर्ड ओवरटोन में है। ठीक है, तो यहां पे ये थर्ड ओवरटोन के लिए
और थर्ड ओवरटोन में आपका ये जो फ्रीक्वेंसी है ये N3 हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो N3 होगा ये 4 टाइम्स ऑफ N0 होगा। मुझे कैसे पता चला कि N3 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ N0 होता है? कि जब भी वाइब्रेशन एयर कॉलम इन ओपन पाइप होता है तो वहां पर इवन हार्मोनिक के साथ ऑड हार्मोनिक भी प्रेजेंट होते हैं। यानी N1 का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, N2 का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो N3 का वैल्यू यहाँ पर जो है 4 टाइम्स ऑफ N0 होगा। मतलब यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, N1 अगर रहता फर्स्ट ओवरटोन का तो 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, N2 होता तो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, N3 है तो 4 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ए पाइप क्लोज एट वन एंड और थर्ड ओवरटोन फॉर ए पाइप ओपन एट बोथ एंड, ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, ऐसा क्वेश्चन में आपको गिवन है। आपको कहा गया कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ देयर एयर कॉलम, यानी इसका जो लेंथ है, ये लेंथ, ये वाला लेंथ जो है ये आप मानिए यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी NC, इसका जो लेंथ है वो मान लीजिए LC, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो लेंथ है, ये वाला लेंथ जो है, ये वाला लेंथ मानिए आप L0, ये आपका लेंथ L0। तो आपको रेशियो निकालना है। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज एंड विच इज इक्वल्स टू थर्ड ओवरटोन फॉर एन ओपन पाइप, ठीक है। उसके साथ आपको निकालना क्या है, LC अपॉन LO, लेंथ फॉर ए ट्यूब एट क्लोज एंड, लेंथ फॉर ए ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, इन दोनों का आपने निकालना है रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस NC का और इस N3 का यहां पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of an air column in a pipe closed at one end is, क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले NC और वो होता है V/4L, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे LC, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वैसे ही यहां पे आपका जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो आपने लिखना है थर्ड ओवरटोन के लिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एयर कॉलम इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड, ठीक है, क्योंकि दूसरा पाइप जो है दोनों तरफ से ओपन है, तो उसका थर्ड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी लिखना है आपने फॉर थर्ड ओवरटोन, ठीक है, दैट इज N3O विच इज इक्वल्स टू, ये जो N3O जो है ये ध्यान में रखिए 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो आपको क्या गिवन है, सिंस NC इक्वल्स टू N3, आप चाहे तो ओपन एंड है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये NC का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है V/4LC और N3 का जो वैल्यू है वो आपको दिखाई दे रहा है 4 टाइम्स ऑफ N0। नाउ ये V/4LC विच इज इक्वल्स टू, यहां पर आएगा 4 और ये जो N0 है ये है V/2L0, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है फॉर एन ओपन पाइप। अब ये V और ये V यहां पे कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में ये
2 यहाँ पे कैंसिल, 2/L0 और यहाँ पे 1/4LC ऐसा रिलेशन बनेगा। ये LC आप इधर लेकर आइए, 2 को इधर लेकर जाइए, LC ऊपर आएगा, 1/8 हो जाएगा, 4 है ही यहाँ पे, और ये वाला 2 नीचे आया, LC ऊपर गया, LC/L0। So this implies LC/L0 which is equals to 1/8, और यही है हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 64, that is length of pipe for closed end and length of pipe for open end, इन दोनों का रेशियो।